हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हमारी इस सीरीज के अंदर मैं रॉबिन शर्मा आप सभी को वेलकम करता हूं। CHSL के 2021 के पेपर के हम सॉल्यूशंस यहां पर कर रहे थे, जो कि 2022 के अंदर आपके कराए गए थे। तो 26 मई 2022 की शिफ्ट वन के अभी तक हमने रीजनिंग और इंग्लिश के सॉल्यूशन आपके इसी यूट्यूब के चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम GS के पेपर का डिस्कशन करते हैं। दिस इज़ माई नेम। आप अगर अनअकैडमी पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मुझे इस नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर अनअकैडमी को आप ज्वाइन करते हैं तो डिस्काउंट के लिए ये कोड याद रखिएगा, रॉब10 का। उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी वहाँ पर बेस्ट ऑफर चल रहा होगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर मुद्दा हो मुझसे बात कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है। और बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। पहले सवाल पर आते हैं। आप भी अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप भी अपनी बातें मुझसे यहाँ पर शेयर कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। निम्नलिखित में से कौन फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक है? आपसे पूछा जा रहा है फास्टिंग फीस्टिंग। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, ऐसी बुक्स आपसे जनरली पूछी जाती रहती हैं। अब ये वाली जो बुक है आपकी फास्टिंग फीस्टिंग, ये आपकी 1999 के अंदर पब्लिश करी गई थी। ऑथर के बारे में आपसे पूछ रहे हैं और एक्चुअली में ग्रेट ब्रिटेन की एक इंपॉर्टेंट आपकी बुक है, जिसको बुकर पुरस्कार दिया गया था फिक्शन में। ठीक है, तो ये बुकर पुरस्कार जीत चुकी है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो मतलब हर साल बुकर पुरस्कार जीतने वाली पुस्तकें आती हैं, तो हम क्या हर बुक याद करते फिरें क्या? देखो, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारतीय एक बड़ी लेखक है, अनीता देसाई के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो जो भारतीय लोग होते हैं और वो ऐसे बड़े बड़े प्राइज को अगर जीत लेते हैं तो उनकी पुस्तकें में देखो आपसे कभी भी पूछी जा सकती हैं। वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसके ऑथर को याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय रेलवे के अंतर्गत माथेराल हिल रेलवे ट्रैक चौड़ाई के आधार पर किस प्रकार का एक गेज है? ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रैक विड्थ ऑफ इंडियन रेलवेज, व्हाट टाइप ऑफ गेज इज मैथारन हिल रेलवेज? अब देखो, आप बोलोगे कि सर ये क्या चीज़ पूछ रहे हो। ठीक है, देखो जो हम बात करते हैं ना, फॉर एन एग्जांपल गेजेस की, अगर मैं स्मॉल गेज की बात करूं तो उसको आप नैरो गेज या फिर एक स्मॉल लाइन बोल सकते हो। गेज का आपको अगर मैं अर्थ बताऊं तो आप वहां पर बेसिकली अपने ट्रैक्स के अंदर एक फ्रेमवर्क को देखते हो। कुछ कुछ डायरेक्शंस, कुछ कुछ डिस्टेंसेस के आधार पर ये आपकी गेजेस निर्धारित करी जाती हैं। तो इंडियन रेलवेज का ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक विड्थ आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपका मैटन हिल रेलवेज का पार्ट है, ये आपका कौन से स्टैंडर्ड के अंदर आता है? इसको आप नैरो गेज का नाम देते हो। आई नो ये थोड़ा सा क्या मतलब काफ़ी टाइट सा सवाल हो गया है, बट ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लीजिएगा कि कल को कभी आपके किसी पेपर के अंदर आए तो वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो। याद रखिएगा। अगला सवाल यार ये आपसे पूछ रहे हैं कि प्रसिद्ध संगीतकार A R रहमान ने निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार जीता? हाल फिलहाल में जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं, वहां से आपके सवाल मिलते हैं, लेकिन ये तो हाल फिलहाल का भी नहीं है। 2010 के अंदर आपके A R रहमान को मेरे ख्याल से पद्म भूषण के अवार्ड को भी दिया गया था। इसके बाद एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो इन्होंने 52वां यहाँ पर अपना ये अवार्ड जीता था, ये 2008 के अंदर जीता था। और 2008 के अंदर जो इन्होंने गाना लिखा था वो था आपका जय हो। आपने सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि लगभग 600 मीटर या फिर 2000 फीट की औसत ऊंचाई वाले कौन से पठार तीन पर्वतीय श्रृंखलाएं उत्तर में सतपुड़ा श्रृंखला और दूसरी तरफ पूर्वी और पश्चिमी घाट से घिरे हुए नजर आ रहे हैं? ये हैं आपके सामने वो चार प्लेटोज। देखो, अगर हम बात करें कि इन चार विकल्प के अंदर आप बात कर रहे हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपको नजर आ रहे हैं, उसके अलावा आपको वहां पर सतपुरा रेंज नजर आ रही है उसके नॉर्थ में, तो एक ही रीजन आपको नजर आता है जिसको आप बोलते हैं आपका डेक्कन प्लेटो। ठीक है, इसको लेकर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। बहुत ही आसान सा देखो आपका ये पार्ट बनता। और मारवाड़ की अगर मैं बात करूं, विकल्प नंबर जो ए आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आपका साउथ वेस्टर्न राजस्थान के अंदर का एक रीजन है। ठीक है, और आई थिंक ये थार डेजर्ट के अंदर भी इसका छोटा सा पार्ट आता है। ये एक चीज़ आप याद रख सकते हैं। मेघालय प्लेटो की बात करूं तो ये आप आपकी जो ट्रेडिशनल हिल्स है, जो कि आपको गारो हिल्स आप सुनते होगे। ठीक है, गारो आप एक नाम सुनते हो, अगर आप वहाँ पर एक खासी करके सुनते होगे, खासी है। आपकी जैंतला हिल्स है, उस रीजन से बनने वाले आपके पठार को आप मेघालय प्लेटो का नाम देते हो। छोटा नागपुर प्लेटो की बात करो तो ये क्या है, ये हमारे पूर्वी भारत के अंदर यानी कि ईस्टर्न भारत के अंदर एक प्लेटो के रूप में नजर आता है।
यहाँ पर आपका झारखंड राज्य वाला जो रीजन है या फिर बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीस वाले रीजन को कवर करता है आपका ये छोटा नागपुर प्लेटो। फिलहाल मुझसे ये पूछा गया कि नॉर्थर्न साइड में आपका सतपुरा रेंज और आपके ईस्ट वेस्ट साइड में इसके ईस्टर्न वेस्टर्न घाट जो नज़र आते हैं वो आपका डेक्कन प्लेटो कहलाता है। आगे आइए भी। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय द गवर्नमेंट कैन लीड टू व्हाट? यानी कि सरकार द्वारा अगर वित्तीय अनुशासन में कोई वो कमी करें तो इसके कारण आपको यहाँ पर वो क्या चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं? क्या वहाँ पर आपको ज़्यादा खर्चा देखने के लिए मिल सकता है या फिर वहाँ पर इन्फ्लेशन आ सकती है? दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं यार, ठीक है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन या फिर हम जब कभी भी आपसे किसी भी वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं ना, तो ये क्या होता है? ये आपका एक तरीका होता है जहाँ पर आप अपने सामने एक स्पेसिफिक मॉनेटरी डिसिप्लिन को सेट करता है, कुछ गोल्स को सेट करता है। आप किस हिसाब से अपनी आगे आने वाली चीज़ों को अचीव करोगे, वो होते हैं आपके फाइनेंशियल आपके क्या डिसिप्लिन्स। अब यहाँ पर यार इन दोनों में अगर आप किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार की कमी करोगे तो आपको इन्फ्लेशन भी नज़र आ सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका ज़्यादा खर्चा हो जाए। अब एक्सेसिव एक्सपेंडिचर या फिर आपका अतिरिक्त जो व्यय है, इसका अर्थ क्या है? मतलब आपके एक्सपेंडिचर का एक ऐसा पोर्शन जिसको आप सिग्निफिकेंटली एक्सीड कर रहे हैं। एक्चुअली में जितना होना चाहिए था नॉर्मली उससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका एक्सेसिव एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इन्फ्लेशन क्या होता है? सभी को पता होगा। मुद्रास्फीति हम इसको कहते हैं। ये किसी भी आपके जो सामान या वस्तुएँ होती हैं उनके नॉर्मल प्राइस के अंदर अगर बढ़ोतरी हो रही है, तो ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं अगर सरकार अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर कोई भी कमी लेकर आए। तो ए और बी यहाँ पर आपका दोनों ही विकल्प करेक्ट हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे। कुकिंग की वह कौन-सी प्रक्रिया है जो लगभग 320 फ़ारेनहाइट से शुरू होती है? यह शर्करा से जल को पृथक कर देती है और शर्करा को मीठे, नटी यानी कि भुने हुए या कड़वे स्वाद के जैसे जटिल पॉलीमरों में तोड़ देती है और इस प्रकार की एक सुनहरे रंग गहरे भूरे रंग की शर्करा का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। क्या कह रहे होगे सर केमिस्ट्री के अंदर इतना भी आपने नहीं पढ़ा रखा है? लेकिन कोई बात नहीं है, देखो कभी-कभी क्या होता है ना कुछ ऐसे सवाल आपके एसएससी वाले पूछ लेते हैं, जिसके अंदर हमें जनरली नहीं पता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो शुगर होती है, शुगर का ब्राउनिंग होना, शुगर के ब्राउनिंग होने के प्रोसेस को आप एक नाम देते हैं, इस नाम का आपका रोल होता है, आप इसको कहते हैं आपका कैरामेटिसाइज़ेशन। हिंदी में भी आई थिंक आपका इसको यही कहते हैं, कार्मेलिज़ेशन करके इसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा ब्राउन शुगर फॉर्मेशन के लिए आपके सामने अगर कभी भी कोई चीज़ बने, तो कार्मेलाइज़ेशन करके इस प्रोसेस को आपका नाम दिया जाता है, इतना याद रख लीजिएगा आप, ठीक है? और कहाँ-कहाँ पर किस-किस फ़ारेनहाइट पर इसकी शुरुआत हो रही है, ये सब चीज़ें छोटी-छोटी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएँगी। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि व्हेन वाज़ नेशनल हाइड्रोजन मिशन यानी कि एनएचएम लॉन्च्ड? जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, दिए गए 4 विकल्प में से आपका ये कब लॉन्च करा गया? करंट अफेयर से संबंधित सवाल था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल को अगर आप अपने पेपर को 2023 के अंदर लिख रहे हो, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। 15 अगस्त 2021 को इसको लॉन्च करा गया है, बड़ा एक इवेंट था, नेशनल हाइड्रोजन मिशन जिसके ऊपर अभी भी करंटली भी सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। क्या है भैया ये जो आपका नेशनल हाइड्रोजन मिशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हो कि आप जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन को ग्रीन पावर रिसोर्सेज से कर पाएँ और भारत की जो एक रिन्यूएबल कैपेसिटी है, उसके अंदर थोड़ी ग्रोथ लेकर आ पाएँ, हाइड्रोजन इकोनॉमी यहाँ पर आप अपने देश को क्रिएट कर पाएँ। तो ये एक चीज़ थी 15 अगस्त 2021 आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं पंडित भवानी शंकर, इन 4 विकल्प में से ये आपको नज़र आ रहे हैं किस प्रकार के वादक? किस चीज़ को बजाते हैं ये? हमने बात करी है आपके पंडित भवानी शंकर की। मैंने आपको हर जगह पर ऐसे कई सारे म्यूज़िकल वादकों के नाम बताए हैं और मतलब इनको लेकर इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भई ये क्या बजाते हैं? तो आप यहाँ पर याद रखिएगा आपका पखावज। ठीक है? मतलब ये वो ढोल टाइप का नहीं होता है, जिसका एक पार्ट ऐसे होता है, दूसरी पार्ट की तरफ ऐसे होता है और यहाँ पर टुड़ुक, 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 टुड़ुक चलता रहता है। तो इसको आपका पखवाज बोलते हैं और ये बैरल शेप्ड टू हेडेड ड्रम होता है, ये आपको याद रखना था। तो ठीक है, याद रखिएगा पंडित भवानी शंकर जी का। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भई किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है? अगर देखो आप जानते हो ना अन्य आपके किसके बारे में, आपके वीवीएस लक्ष्मण के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 281 रन की पारी खेली थी, मुझे याद है ईडन गार्डन्स के अंदर और ये बहुत ही मज़ेदार इनकी वो थी पारी थी। तो याद रखिएगा 281 एंड बियॉन्ड नामक ये एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? हमारे वेरी, वेरी स्पेशल लक्ष्मण जी की है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे देखो ये क्या पूछ रहे हैं?
ये पिक्चर आपको दी गई थी एसएससी के सीएचएसएल के पेपर में, और इस पिक्चर को देकर आपसे पूछा गया कि बताइए कि कौन से भारतीय पारंपरिक खेल का, ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है? इसको बोला जाता है भाई आपका मलखांब, ठीक है? अगर किसी को पता है ठीक है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर जिम्नास्ट जो होते हैं, ठीक है? यहाँ पर लिख देता हूँ, जिम्नास्ट होते हैं वो आपका ये मलखांब प्रदर्शन करते हैं। आपने ये वो ऑल इंडिया गेट गॉट टैलेंट और वो सारे के सारे जो आते थे उसमें भी देखा होगा इनको करते हुए। आगे आइए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट? दिए गए चार विकल्प में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो हमारे देश के अंदर दिखने वाला कलकत्ता हाई कोर्ट हमारे देश का सबसे पुराना या फिर ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेशन थी, ये हमें जानना था, ये भी एक अच्छा सवाल था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे रासायनिक रूपों से समान गुण वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर बीच वाले तत्वों के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है? ये बहुत ही आसान सा है। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लिथियम हो, आपका सोडियम हो, आपका पोटेशियम हो, ठीक है? लीना के रब सस्फर करके आपने अगर अपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो उसमें ये अरेंजमेंट आप देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आपका मिडिल वाला एलिमेंट है आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर आपके पास आसपास के दो एलिमेंट के बारे में जानकारी हो। और ऐसी प्रतिपादन, ऐसी जो फिलॉसफी या फिर आपका एक सिद्धांत बोल दीजिए, किसके द्वारा दिया गया था? जोहान डोबर्नियर के द्वारा दिया गया था, ठीक है? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि मैत्रेय राम रियाम सत्यराम को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? नाम दिया गया है मैत्रेय राम रियांग, सत्यराम के नाम से इनको जानते हैं। पद्मश्री इनको दिया गया, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं, फोक डांसेस के क्षेत्र से आपके आते हैं। पद्म अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स 2023 के अंदर जो कि आपके 26 जनवरी को दिए गए। मैंने आपके इसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड एक वीडियो डाली थी जिसमें सारे के सारे अवार्ड्स का मैंने जिक्र किया था, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आपका पिछले साल के यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये आपका पूछा जा रहा है कि कौन से फोक डांस के अंदर इनके कंट्रीब्यूशन को लेकर इनको पद्मश्री दिया गया। होजागिरी आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसमें रंगमंच कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है? इंडियाज ट्रेडिशनल डांस, जिसको आपका रिफ्रेशन किया गया एज अ थिएटर आर्ट, और इसको वाइडली होम और अब्रॉड दोनों जगह पर आपका क्या करा जाता है? प्रदर्शित करा जाता है। ये है हमारा भरतनाट्यम, ठीक है? पहला पारंपरिक नृत्य जिसके बारे में हमने रंगमंच कला के नए सिरे की बात करी और देश और विदेश दोनों जगह पर आप इसको यूज होते हुए देखोगे, भरतनाट्यम। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक फनल के आकार का संग्राहक लगा होता है और जो एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्र में वर्षा को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मापने वाली ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है? एकदम आसान है यार, रेन गेज बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड रेन गेज बोलते हैं वर्षापन मापन, ठीक है? तो बहुत ही आसान सा सवाल था। मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फनल शेप्ड कलेक्टर आपको इस प्रकार का नजर आता है, एक आपके बीकर से कनेक्टेड होता है, उसमें जितना आपका जल आपका कनेक्टेड होता है उसी आधार पर हम बोल देते हैं कि इतने सेंटीमीटर वर्षा आपकी हुई है। इसको स्टैंडर्ड रेन गेज बोला जाता है। आगे आइए भाई। आइडेंटिफाइड द वर्ड दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियडिक टेबल। आपको मुझे उस शब्द के बारे में बताना है जो कि आवर्त सारणी में मुझे क्षैतिज पंक्तियों के रूप में नजर आती हैं। क्या होती हैं भाई आपकी जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, क्या कहते हैं आप उनको? इनको बोला जाता है आपके पीरियड्स, ठीक है? तो यार ये आसान सी चीज थी, केमिस्ट्री के नाम पर आपसे मजाक करके सवाल पूछ लिया इन्होंने, ठीक है भाई? चलिए आगे बढ़िए। ब्रोंज मेडल बैडमिंटन में किसके द्वारा जीता गया टोक्यो ओलंपिक 2020 की वुमेन्स की प्रतियोगिता के अंदर? पीवी सिंधु ने जीता भाई, ठीक है? पीवी सिंधु ने हमारी क्या जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था ना टोक्यो ओलंपिक्स 2022 के अंदर। तो ये छोटा सा सवाल था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ बेरी बेरी, जो कि विटामिन बी की कमी से होने वाला आपका एक रोग है? क्या वहां पर आपके आई की मूवमेंट के अंदर थोड़ी सी इनवॉलेंटरी मूवमेंट नजर आती है? जी बिल्कुल।
क्या आपको वहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है बोलने में? जी बिल्कुल। आपके अंगों में यानी कि लिम्ब्स के अंदर दर्द होता है? बिल्कुल। तो तीनों के तीनों जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, ये कुछ सिम्पटम्स हैं जो कि बेरी-बेरी के दौरान आपको नज़र आता है। जबकि ऐसा नहीं है कि आपके जो घाव हैं वो धीरे-धीरे ठीक हो रहे हों। ये जो ऑप्शन था ये इसका सिम्पटम नहीं था और इसी को आपको आंसर करना था। आगे बढ़ते हैं भई। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी। ये ऑटोबायोग्राफी है दिए गए विकल्प में से किसकी? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बहुत आसान सा सवाल है, कपिल देव जी के द्वारा लिखी गई है ये इनकी आत्मकथा। पता नहीं कितनी बार इसको पूछा जा चुका है। तो फॉर्मर क्रिकेटर हैं भारत के, आपके एक और नाम भी दिया जाता है आपके कपिल देव जी को, ये अगर आप याद रख सकें, दी हरियाणा हुर्रिकेन, ठीक है? हरियाणा हुर्रिकेन के नाम से इनको दिया जाता है, याद रखिएगा। इनके द्वारा लिखी गई थी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज अवॉर्डेड द ऑफिसर ऑफ द लेजर ऑफ ऑनर अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑफिस ऑफ द द लीजन ऑन ऑनर अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। लता मंगेशकर जी को आपका ये लेजेंड ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया था, ठीक है? तो वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड, अगर आप गायिकाओं की बात करें उसमें आपको नजर आता है। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी कहा जाता है, अगर आप यहाँ पर याद रख सकें, ठीक है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, कोकिला ऑफ भारत के नाम से भी लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2020 के लिए प्रकाशित सांख्यिकी के अनुसार किस राज्य ने बच्चों, भारतीय दंड संहिता और विशेष और स्थायी कानून के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज करे? एनसीआरबी के द्वारा पब्लिश्ड आपकी इस स्टैटिस्ट के अनुसार उस राज्य का नाम बताना है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन आपके दर्ज करे गए। करेक्ट आंसर रहेगा आपका एमपी। तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती हैं गुरु, वहां से आपके सवाल बनते हैं, राज्यों के बारे में पूछ लिया जाता है, वो सभी चीजें आपके रेगुलर सामने आती रहती हैं। पद्म भूषण अवॉर्डी उमा शर्मा जी आपकी कौन से डांस से संबंधित हैं? मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके पद्मा अवार्ड की 2023 की मैंने वीडियो डाली है अपने इसी यूट्यूब पर, प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिलहाल आप उमा शर्मा जी का नाम याद रखिएगा, ये आपकी कथक से संबंधित है, ठीक है? याद रखेंगे। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है तेजन बाई, उसके बाद आपका झाड़ूराम देवांगन, ऋतु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक, इन चार विकल्प में से कौन से फोक म्यूजिक यानी कि लोक संगीत से आपकी संबंधित है? तो ये है आपकी पांडविनी, ठीक है? तो ये एक आपका आर्ट एंड कल्चर से यहाँ पर सवाल बन जाता। तो एक फोक डांस है, इसको आपका पांडवनी बोलते हैं, जो कि एक्चुअली में महाभारत के जो अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं ना, उनकी ब्रेवरी को दर्शाता है। तो ये सारे के सारे जो आपको यहाँ पर मैंने नाम दिए, वो इसी से संबंधित हैं। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर दिए गए 4 विकल्प में से कौन-सा एक आपका एडवेंचर स्पोर्ट है? यानी कि साहसिक खेल है। पैराग्लाइडिंग है, आपने सभी ने करी होगी, नहीं भी करी है तो आपने देखी तो होगी। पैराग्लाइडिंग क्या होता है? एक एडवेंचर टाइप का एक स्पोर्ट होता है। एडवेंचरस पीपल इसको आपका करते रहते हैं। पहाड़ की पीक पर जाकर कूद जाते हैं, वो आपको लेकर घूमती रहती है। वो वाले आपने देखी होगी ना वीडियो, कि मैं तो पागल हूँ जो मैं यहाँ पे आया, भैया लैंड करा दें, लैंड करा दें। ठीक है? आपको बताना है उस राज्य का नाम। वेटरनियल वेटरन क्लासिकल डांस गुरु फ्रॉम विच स्टेट, नाम क्या है? जतिन गोस्वामी। इनको नेशनल कालिदास सम्मान 2017 दिया गया था। 2022 के आपके पेपर के अंदर ये वाला सवाल पूछा गया है। अब आप किससे शिकायत करोगे? एसएससी से? नहीं कर सकते। बस नाम याद रख लीजिएगा, जतिन गोस्वामी, नेशनल कालिदास सम्मान 2017 दिया गया, असम राज्य से ये आपके आते हैं। ये चीज़ आपकी बनती। तो यार ये था आपका आज का सेशन। हमने टोटल क्वेश्चन 25 इसके अंदर किए, CHSL के 26 मई की शिफ्ट 1 के। सेशन पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, आपके लिए वो फ्री है, लेकिन मुझे काफ़ी उससे मोटिवेशन मिलता है। अगली क्लास के अंदर 26 मई शिफ्ट 1 के क्वांट का मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने अपडेट कर रखे हैं, जैसे कि प्लेलिस्ट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ई बुक्स, वो सब चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।